हमने पिछले वीडियो में एक नई दवाई टोफासिटिनिब के बारे में बात किया था। तो टोफासिटिनिब जो है एक न्यू मेडिसिन है जो कि पिछले 10-12 साल से काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है और पिछले 5-6 सालों में तो इसकी यूटिलिटी जो है यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन हो गई है। इसके पीछे कारण है कि ये दवाई जो है बहुत सारे बीमारियों में उपयोगी साबित हो रही है। इनिशियली तो ये दवाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए उपयोग में लाई गई थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे डॉक्टर्स और रिसर्चर का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, ये तमाम तरह के इन्फ्लेमेटरी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में उपयोग किया जाने लगा, जैसे कि सोराइटिक आर्थराइटिस में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। स्किन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ने लगा। फिर देखा गया कि स्किन में 2 बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाने लगा, जिसमें विटिलिगो और एलोपेशिया एरिएटा। तो इस वीडियो में हम लोग टोफासिटिनिब का एलोपेशिया एरिएटा में जो गंजापन है उसमें क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एलोपेशिया एरिएटा जो होती है एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति के सर पे, विशेष करके सर पे गोल गोल स्मूथ पैचेज, बिल्कुल राउंड राउंड, ऐसा लगेगा कि सिक्के जैसा पैच है और किसी ने एकदम सेव कर दिया हो। तो अधिकांश मरीजों में गोल गोल मल्टीपल पैचेज होते हैं, किसी में 1-2 भी हो सकते हैं। और कभी कभी एलोपेशिया एरिएटा की कुछ विशेष वैरायटी होती है जिसमें कि पूरा बाल जा सकता है, आईब्रो जा सकता है, बॉडी के सारे हेयर्स भी जा सकते हैं। तो ये जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिसमें आपकी ही इम्यूनिटी, आपकी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिकाएं आपके ही सेल्स को किल करने लगती हैं, तो उसी ग्रुप की ये भी एक बीमारी है। इसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, वो किसी कारणवश जो हेयर रूट्स हैं उनको किल करने लगते हैं, जो बालों का जड़ है उसको डैमेज करने लगता है, तो जिसकी वजह से व्यक्ति का गंजापन आने लगता है। तो इसके लिए तमाम तरह की दवाइयां अभी के समय में उपलब्ध हैं, जिसमें कि पुरानी दवाइयों में स्टीरॉयड ग्रुप की दवाइयां, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, मल्टीपल दवाइयां उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ मरीजों में कुछ विशेष परिस्थितियों में बाल वापस नहीं लाया जा सकता था, तो इसलिए रिसर्चर और साइंटिस्ट कंटिन्यूसली नई नई दवाइयों का रिसर्च पे, नई नई दवाइयों को लाने पे लगे हुए हैं। तो उसमें से एक नई दवाई निकली टोफासिटिनिब। तो टोफासिटिनिब जो एलोपेशिया के मरीजों में यूज की जा रही है वो 5 से 10 मिलीग्राम के डोज में 24 आवर में टैबलेट लेनी होती है। मतलब 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम, जरूरत पड़ने पे इसका डोज चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कोई बहुत ही ज्यादा वेट का पर्सन है तो उनमें थोड़ा हाइयर डोज में भी डॉक्टर जा सकता है। बिल्कुल कम वेट का पर्सन है तो उसमें कम डोज में भी, तो आपके वेट के हिसाब से डॉक्टर इसका डोज मॉडिफाई कर सकता है। तो ये जो दवाई है एलोपेशिया एरिएटा के मरीजों में बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के रूप में उभर के आई है। मतलब कि जिन केसेस में जो पहले जो कन्वेंशनल दवाइयां हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोस्पोरिन, जिन केसेस में सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो उनमें से कई केसेस में टोफासिटिनिब की वजह से डॉक्टर्स को सक्सेस मिलने लगी है। तो टोफासिटिनिब खाने वाली दवाई जो है वो ज्यादा पॉपुलर है एलोपेशिया एरिएटा के मरीजों में, रैदर देन लगाने वाले जो ऑइंटमेंट या क्रीम है। हालांकि ऑइंटमेंट एंड क्रीम भी कुछ डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और उसका वेरिएबल सक्सेस पाए जाते हैं, और ये रिसर्च में भी अब प्रूवन है कि जो लगाने वाली क्रीम है वो भी कुछ हद तक कारगर है। हालांकि खाने वाली दवाई की अब बहुत ही पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं इसमें, एलोपेशिया एरिएटा में। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस ग्रेड का आपका एलोपेशिया एरिएटा है, जैसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस है, एलोपेशिया टोटैलिस है, तो जो हायर ग्रेड के एलोपेशिया है उनमें टोफासिटिनिब जो दवाई है वो लंबे समय तक चलाई जाएगी और बीमारी ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक ये दवाई दी जाती है। मतलब 1 साल 2 साल भी दी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कैसी कंडीशन है। तो डॉक्टर उस पर जज करेगा, तो उसके आधार पर निर्णय लेगा कि ये दवाई आगे चलने की है कि नहीं चलनी है। साथ ही जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये पाया जा रहा है कि टोफासिटिनिब जो है वो बच्चों में भी काफी ज्यादा कारगर है। लेकिन जो अंग्रेजी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की दवाइयां होती हैं वो अक्सर उनके साथ कुछ न कुछ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। तब इन साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो साइड इफेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना जरूरी है। एक तो जो सिंपल साइड इफेक्ट है जिनका कोई टेंशन नहीं है, न मरीज के लिए न डॉक्टर्स के लिए, और दूसरा गंभीर साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट, जो दोनों ग्रुप के लिए बहुत ही सिरदर्द वाली बात है। तो जो सिंपल साइड इफेक्ट है जो कि ज्यादातर मरीजों में देखा जाता है, मतलब अधिकांश मरीजों में, जैसे कि 100 लोगों ने लिया तो उसमें ऐसे समझ लें 5 से 10 मरीज या 15 मरीजों में जो साइड इफेक्ट देखा जाता है, तो उसमें से कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोला जाता है, नाक, फेरिंग्स वाला जो ये सब ऊपर वाला हिस्सा जो है उसका इन्फेक्शन हो जाए, तो जिसमें नेजोफेरेंजाइटिस सबसे महत्वपूर्ण इन्फेक्शन है। लेकिन ये माइनर साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है, ये हल्की फुल्की
दवाइयों से मेंटेन हो जाता है, कई बार बिना दवाई के भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरा जो इन्फेक्शन होता है वो होता है हर्पीज जॉस्टर। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि कभी कभी लंबी चलती है ये बीमारी, और कभी कभी दर्द इसकी वजह से जो होता है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है दर्द। हालांकि ये लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं, मतलब इसका जीवन पे असर नहीं है, ना ही ये लीवर को या किडनी को ये बीमारी खराब करती है। तो हर्पीज जॉस्टर जो है विशेष करके जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनमें देखा जाता है, जिसमें कि रैशेज आ जाते हैं बॉडी पे, हल्के वाले रैशेज देखने को मिल जाता है और उनमें दर्द होता है। तो उसको सही समय पे हैंडल किया जाए तो आसानी से हैंडल हो जाता है, यदि लेट ना करे मरीज तो। यदि लेट कर दे तो जो दर्द वाला फेज है, ऐसे लेट करने पे ये नहीं है कि ये जानलेवा साबित हो जाएगी, जो दर्द वाला परेशानी है वो लंबा खिंच जाती है, वो परेशानी पैदा करे, मतलब कि लाइफ जो लाइफ पे तो कोई असर नहीं है, लेकिन लाइफ की जो क्वालिटी है दर्द की वजह से, जीवन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी खराब हो जाती है, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जो नेक्स्ट कॉमन साइड इफेक्ट होती है वो होती है पेट के ऊपर इसका असर आना। तो पेट में जैसे उल्टी जैसा लगना, नौजिया, उल्टी होना, वोमिटिंग, इसी तरह से जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अपाचन होना, डिस्पेप्सिया, तो इस तरह के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। किसी किसी मरीजों में दस्त का भी प्रॉब्लम, डायरिया भी देखा गया है। तो ये भी कोई कंसर्न वाले साइड इफेक्ट नहीं है। इसी तरह कुछ मरीजों में सिर दर्द होना, कुछ मरीजों में नींद डिस्टर्ब होना, कुछ मरीजों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, तो ये सब साइड इफेक्ट जो माइनर साइड इफेक्ट के तौर पर देखे जाते हैं। तो इनको सिंपली साधारण तरीके से मैनेज कर लिया जाता है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट गंभीर साइड इफेक्ट कुछ मरीजों में, कुछ असामान्य कंडीशन में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो गंभीर साइड इफेक्ट कुछ मरीजों में देखा गया वो है इन्फेक्शंस, मतलब कि कीटाणुओं का इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, ट्यूबरकुलर हो सकता है। जो टीबी का इन्फेक्शन है वो कंसर्निंग, अलार्मिंग साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है, और जो बाकी इन्फेक्शन है, इसीलिए डॉक्टर आपका दवाई देने से पहले कुछ टेस्ट की मदद लेता है। जैसे आपके शरीर में पता लगाएगा कि कोई छुपी हुई टीबी तो नहीं है, जैसे मैंटू टेस्ट करके आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट में तो नहीं है, मतलब आपकी इम्यूनिटी पहले से वीक तो नहीं है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, एचआईवी के मरीज हैं, और तमाम तरह के जो इम्यूनिटी को खराब करने वाली बीमारियां हैं। तो यदि वो बीमारी आपके शरीर में मौजूद हो तो डॉक्टर अवॉइड करने की कोशिश करता है इन दवाइयों को देने के लिए, क्योंकि इनसे और इम्यूनिटी वर्सन हो सकती है और इन्फेक्शन का स्टेटस और खराब हो सकता है। इसीलिए दवाई कभी भी आपको अपने से नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा टेस्ट करके ये दवाई देगा। तो इन्फेक्शन एक सीरियस प्रॉब्लम के तौर पर देखी गई है कुछ मरीजों में, विशेष करके जिनकी इम्यूनिटी गड़बड़ है, जिसकी पहले से रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। और टोफासिटिनिब भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाई है, इम्यूनिटी को कमजोर करने वाली दवाई है। इस वजह से ये प्रॉब्लम और खराब रूप ले सकती है। नेक्स्ट जो कंसर्निंग साइड इफेक्ट है वो है हार्ट के ऊपर इसका असर। तो ये देखा गया है कि हार्ट अटैक इस दवाई के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। इसी तरह से कुछ स्ट्रोक के प्रॉब्लम भी देखे गए हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट असामान्य साइड इफेक्ट हैं, और कुछ विशेष मरीजों में देखे गए हैं, जैसे किसी को पहले से हार्ट की बीमारी हो, जैसे किसी को पहले से ही हार्ट अटैक आ चुका है, स्ट्रोक आ चुका है, तो उन मरीजों में डॉक्टर इस दवाई को देने से बचता है, क्योंकि वो परेशानी फिर से बढ़ सकती है या एक्सेसरबेट हो सकती है। इसी तरह जो स्मोकर हैं, जो बहुत ज्यादा सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, उनमें भी ये दवाई हार्ट के रिस्क को बढ़ाती है। इसी तरह से यदि कोई ज्यादा एज का पर्सन हो, जैसे 50 के ऊपर हो, कुछ और भी हार्ट की बीमारियां हो, हार्ट के एरिथमियाज हो, हार्ट की दवाइयों पर पेशेंट मौजूद हो, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर अवॉइड करने की कोशिश करता है। जो तीसरा मेजर कंसर्न है वो है थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, मतलब कि खून के थक्का बनाने की टेंडेंसी। तो ये दवाई जो है खून के थक्का बनाने की टेंडेंसी को बढ़ाती है कुछ मरीजों में। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि बहुत थोड़े मरीजों में ऐसा देखा गया कि जो धमनी है, आर्टरी है, जो सिरा है, वेन्स हैं, उनमें थक्का बना सकती है। तो इसमें जो खतरनाक प्रॉब्लम है वो है कि फेफड़े की नसों में थक्का बन जाना, जिसको बोला जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और वो लाइफ थ्रेटनिंग, खतरनाक जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये कुछ मरीजों में देखा गया है। अब नेक्स्ट जो डेंजरस साइड इफेक्ट है वो देखा गया है कि कैंसर का रिस्क, यदि हाई डोज में या लंबे समय तक दवाई चलाई जाए, तो गठिया वाले मरीजों में जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि ये दवाई कुछ मरीजों में कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। तो 4 इसके
बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर साइड इफेक्ट के तौर पर देखे गए हैं। हालांकि कुछ और भी हैं, लेकिन वो बहुत ही असामान्य है, तो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ये जो गंभीर साइड इफेक्ट हैं वो भी अधिकांश मरीजों में पहले से प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। मतलब कि कुछ विशेष सिचुएशन में ही वो साइड इफेक्ट पैदा हो रहे हैं। जैसे इम्यूनिटी कंप्रोमाइज वाली जो स्टेट है, तो जैसे किसी का छुपा हुआ टीबी हो या दूसरे जो इम्यूनिटी को कमजोर करने वाली बीमारियां हैं वो शरीर में हों, तो उनको पता किया जा सकता है टेस्ट के द्वारा, तो उन सब साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। ऐसे कि पहले से यदि सारा टेस्ट किया जाए, इसीलिए डॉक्टर आपकी जब भी दवाई देगा आपको तो उसके पहले से टेस्ट कराएगा। तो जैसे कि आपका सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, मैंटू टेस्ट टीबी का पता लगाने के लिए, छाती में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसके लिए चेस्ट एक्सरे, पेशाब में आपके इन्फेक्शन तो नहीं है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। जब वो पक्का हो जाएगा कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन का फोकस नहीं है, जब वो पक्का हो जाएगा कि आपके फैमिली में हार्ट की बीमारियां नहीं है, आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर ये दवाई आपको देगा। और दवाई देने के बाद डॉक्टर की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, वो उसके बाद भी आपको फॉलो अप करेगा। इसके नियम है कि फला समय के बाद फिर से टेस्ट कराया जाए, तो टेस्ट में फिर से डॉक्टर रिपीट कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल करा सकता है, तो इससे पता करता है। कई बार 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 टेस्ट कराने से पेशेंट इरिटेट होते हैं, जबकि ये गलत है। डॉक्टर आपका ख्याल रखना चाह रहा है, आपको किसी तरह के गलत साइड इफेक्ट से बचाने के लिए कई बार बार टेस्ट का सहारा लेता है। तो ऐसे में आपको अपने मन में नकारात्मक भाव नहीं रखना है कि पता नहीं क्या है, जब जाओ तब टेस्ट की ही बात करता है डॉक्टर। तो कुछ मरीज ऐसा अक्सर कंप्लेन कि मतलब अभी तो आप 1 महीना पहले टेस्ट कराए थे तो अब क्यों करवा रहे हैं। तो ऐसे नकारात्मक व्यू काफी पेशेंट लेकर आते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रखना है। डॉक्टर सतर्क है और आपको साइड इफेक्ट से बचाने के लिए ये काम कर रहा है। उसका मतलब कोई ऐसा मर्जी नहीं है कि आपका टेस्ट करा के आपका पैसा खराब किया जाए, आपको तकलीफ दिया जाए। तो यदि प्रॉपरली यूज किया जाए तो ये दवाई काफी अच्छे विकल्प के रूप में उभरी है। जो दवाई का फायदा है वो साइड इफेक्ट की तुलना में काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा बेनिफिट के तौर पर है। तो इस दवाई को अब इसी वजह से ये दवाई इतनी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, डॉक्टर्स में भी काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, और फ्यूचर में और भी चीजें इसके बारे में निकल के आएंगी। तो ये दवाई को लेने से डरे नहीं, अपने डॉक्टर की निगरानी में ही दवाई लें। थैंक यू।